वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 3 जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वहाँ पर जो है एसएससी जीके जीएस नाम से एक फाइल बना हुआ है। उस पर जो आपको जीके का और जीएस का सारा पार्ट मिल जाएगा, वीडियो अवेलेबल है उस पर। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सत्यमेव जयते सूत्र किससे लिया गया और किस लिपि में था? तो जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद और ये जो है देवनागरी लिपि में लिया गया। जो सत्यमेव जयते है किस लिपि में है? तो ये देवनागरी लिपि में है और मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते ये बराबर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, सत्यमेव जयते से। फिर है हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे, जिसके ही रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है। आपको बताएं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, जिसकी रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत की रचना वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी रचयिता उसके। लेकिन जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन अधिनायक, ये राष्ट्रगान है और इसकी रचना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है को 1913 ईस्वी में आपको बता दें कि ये पहले भारतीय थे जिन्हों की लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े पर्सनालिटी थे साहित्य के। उन्होंने ही इस राष्ट्रगान के रचना की थी। और इसमें जो है हमारे राष्ट्रगान, आपसे पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? हमारे राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। जो प्रथम पंक्ति में रहते हैं और जो अंतिम पंक्ति में रहते हैं उसको 20 सेकेंड में। ठीक है, तो 52 सेकेंड याद रखिएगा। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड का। वंदे मातरम किससे लिया गया है? तो वंदे मातरम किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से देवनागरी लिपि में, और वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किया गया? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था? सबसे पहले ये किया गया था राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ। फिर 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कहाँ हुआ? तो 73वां जो है संशोधन होने के, संविधान संशोधन के बाद जो पंचायती राज अधिनियम का निर्माण जो है ये कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, प्रथम महिला भारत की राष्ट्रपति कौन बनी? आप लोग को पता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये है इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार है। मीरा कुमार जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला राज्यपाल, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आया था इधर, अभी जो रिसेंट में हुआ था 2015-16 का जो एसएससी सीजीएल है, इसमें आया था कि प्रथम महिला राज्यपाल। तो ये आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है केंद्रीय कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये राजकुमारी अमृता कौर थी। राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थी। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये थी उत्तर प्रदेश की। तो आपको बता दें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश से थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से थी। महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू और जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी।
महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष था मीरा कुमार। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। हाई कोर्ट में, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी उच्च न्यायालय में। तो यह है लीला सेठ। लीला सेठ उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की थी। तो ये हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और ये भारत की है लीला सेठ, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब याद रखना है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान में हुआ। तो इस तरह से ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रही, तो ये है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाली प्रथम महिला है सोनिया गांधी। राजनीतिक जो सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो ये 23 साल तक रहे थे ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। 23 साल तक जो है राजनीतिक से बहुत समय तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे ज्योति बसु पश्चिम बंगाल का, 23 साल तक रहे थे। वो प्रथम राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम की सर्वाधिक समय तक सरकार बनी रही। तो सीपीएम की सर्वाधिक समय तक जो सरकार बनी रही वो पश्चिम बंगाल में रही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक समय तक कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री बना रहा, सरकार वहाँ की बनी रही कम्युनिस्ट पार्टी में। वो प्रथम राज्य जहां संस्कृत को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो राजकीय भाषा में दूसरी राजकीय भाषा किस राज्य का संस्कृत है, तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यह है उत्तराखंड, आपको याद रखना है, जहाँ की संस्कृत को दूसरा जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर है प्रमुख अनुच्छेद है, आपको ये याद रखना है कि ये जो कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है इसमें आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो मौलिक जो अधिकार है वो 12 से 35 अनुच्छेद तक, 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का चर्चा गया, 12 से 35 तक। और ये भाग 3 में, संविधान का जो बना हुआ है उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। फिर है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार, ये 14 नंबर अनुच्छेद में समानता का अधिकार का बात किया गया है। तो पूरा मौलिक अधिकार किसमें, 12 से 35 तक में, और संविधान के भाग 3 में। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, अफसर की जो समानता है ये 16वां अनुच्छेद में चर्चा किया है, 16 नंबर अनुच्छेद में। फिर है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि जो भेदभाव करते हैं उस तरह का जो भेदभाव का अंत जो है, सब इक्वलिटी है, वो अस्पृश्यता उसको उसी को बोला जाता है। मतलब कि जात पात इस तरह का जो भेद होता है इसका अंत जो है 17वां अनुच्छेद में किया गया। 17वां अनुच्छेद में इसमें चर्चा किया गया कि इस चीज़ का अब अंत हो जाएगा भारत में, ठीक है। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति रहे या उपराष्ट्रपति 35 साल का उम्र होगा कम से कम, इसका आयु निर्धारित है। लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री के साथ क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से चुनकर जाते हैं तब जो है कम से कम आयु 25 साल है, और राज्यसभा का अगर मेंबर रहते हैं तो उस समय जो है आयु उसका 30 साल हो जाता है। क्योंकि जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो है 30 साल, और लोकसभा का जो मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए लोकसभा का, तो उसमें जो है न्यूनतम आयु है 25 साल। तो इसलिए ये निर्भर करता है कि जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो कहाँ से सेलेक्ट होकर जा रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बन के जा रहे हैं या फिर लोकसभा का। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो ये जो है एक लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में अगर बात करें तो मनमोहन सिंह क्या करते वो थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे।
उसी तरह होता है, राज्य में भी होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। आप लोग जानते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जो है विधानसभा से नहीं, एमएलए नहीं है, वो क्या एमएलसी है, मतलब विधान परिषद से उसे चुनकर वो बनते हैं। उसी तरह जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का, तो वो जो है क्या है, एमएलए है। तो इस तरह से जो दोनों तरह से लोग राज्य, उसी तरह केंद्र में भी है, केंद्र में भी राज्यसभा से भी सेलेक्ट होके जाते हैं और लोकसभा से भी सेलेक्ट होके, यहाँ तक कि आप एक और एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई भी व्यक्ति ना लोकसभा का सदस्य हो ना राज्यसभा का सदस्य हो, फिर भी जो है वो मंत्री बन सकते हैं। ऐसा संविधान में प्रोविजन है। जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं मनोहर पर्रिकर का, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है, वो ना ही लोकसभा के सदस्य हैं थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। जिसमें उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उस टाइम वो किसी का भी सदस्य नहीं थे। लेकिन उसके साथ संविधान में एक कंडीशन दिया गया है कि अगर आप जो अगर मंत्री बनने का है तो बन सकते हैं, लेकिन आपको जो है 6 महीने के अंदर जो है आपको कम से कम जो है किसी एक सदस्य की किसी एक सदन की जो है आपको सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। जैसे कि आप या तो राज्यसभा से सेलेक्ट होके आइए या लोकसभा से लेकिन आप बन जाइए, मंत्री बन जाइए 6 महीने तक के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं से सेलेक्ट होके आना है। और वो आते भी हैं, बाद में उसको सेलेक्ट, उसका इलेक्शन होता है या राज्यसभा के इलेक्शन या उसमें सेलेक्ट होके आ जाते हैं। अगर नहीं आ पाए कोई, तो नहीं आ पाए तो वो जो है क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको बताएं इसी तरह का स्टोरी जो है पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव ले रहे थे प्रधानमंत्री पद की शपथ। उस समय जो है उनके पास ना लोकसभा की सदस्यता थी ना राज्यसभा के, तो बिना लोकसभा के सदस्य हुए, बिना राज्यसभा के सदस्य हुए भी पीवी नरसिम्हा राव क्या बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो हालांकि उसे 6 महीने के अंदर जो है अपना सदस्यता, उसको समय दिया जाता है संविधान के द्वारा कि 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। आपको जो भी प्रोसीजर है उसका सदन का सदस्य बनने के लिए, वो आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए 6 महीना के अंदर में। फिर है राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, तो ये राज्यपाल के पद होने के लिए जो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष का होना चाहिए। अब देखिए 2015-16 का ये हम बायो डाटा दे रहे हैं, ये कि जो प्रमुख पदाधिकारी है भारत में उसका कितना वेतन है, ये 2015-16 का है एक डाटा। हो सकता है 2016-17 सेशन में कुछ चेंजेज हो गया हो, लेकिन ये 15-16 का ये डाटा आपसे बता रहे हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है ये देख लीजिए, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1.5 लाख रुपया जो है 1.5 लाख रुपीज़ जो मासिक वेतन है वो राष्ट्रपति का। और बहुत सारे इसके साथ सुविधाएं भी मिलती हैं इन लोगों को। राज्यपाल है फिर 1.1 लाख, और उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख है। उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख है, लोकसभा अध्यक्ष को 1.25 लाख है, सांसद को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको 50,000 है, सांसद निधि को 5 करोड़ रुपया वार्षिक मिलता है ये खर्च करने के लिए। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया मासिक भी है वेतन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया मासिक वेतन है। तो ये आपको हम एक मासिक जो वेतन है उसका दिए प्रमुख पदाधिकारी का, ये आपको बताए ही पहले 15-16 का डाटा है। और बहुत सारी इसके साथ सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि कार मिलता है रहने के लिए, गाड़ी बंगला, ये सब सारे चीज़ मिलते हैं सुविधाएं उनको। मतलब बहुत सारे फ्लाइट के टिकट, बिजली बिल में कंसेशन मिलता है उनको, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन मिलता है, फिर टेलीफोन बिल में कंसेशन मिलता है, एरोप्लेन का टिकट मिलता है, रेलवे में कंसेशन मिलता है, और उनके जो आय है उनके आय पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये सारे चीज़ें, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं इन सारे पदाधिकारियों को। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम इसी तरह आपके लिए जीके जीएस का लेक्चर लाते रहेंगे, और आप लोग को कैसा लगता है वीडियो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।